गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो ये जो स्क्रीनिंग की क्लास है इसमें हिस्ट्री का सेक्शन, उसमें जितना अभी तक आपका हिस्ट्री का सेक्शन हुआ है उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। यानी यहाँ पर 4 मुस्लिम शासकों के नाम आए हैं, उसमें कुछ आक्रमणकारी भी हैं, तो इसको सीक्वेंस से लगाना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स होते हैं उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, उनका आप ईयर लिख सकते हैं। जैसे अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं तो इसने 1761 में क्या किया था, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के साथ लड़ा था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसका जो देखिए वही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसने 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह के साथ लड़ा था। फिर जहांगीर की बात करते हैं तो 1605 में गद्दी पर बैठा है, और बहादुर शाह सेकंड ये वही है जो 1857 में के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसमें सबसे पहले आता है ए, ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आता है ये, और तीसरे पे ये आएगा, और चौथे पे ये। तो हमें क्या करना है देखिए 3 2, पहले ये लेना है सी, यानी तीसरा लेना है, फिर 2 पे क्या आ गया है ये, फिर पहले पे कौन आ गया है ये, और बहादुर शाह जफर लास्ट में आता है, तो सी इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स ये क्लास लाइव है तो आप भी प्लीज आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1608 में भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो इसका आंसर प्लीज बीना कापरी जी, तो इसका आंसर आप प्लीज देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये लाइव क्लास हो रही है, तो प्लीज इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। कल मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस किया था और कुछ इंटरनेट की टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये पेपर सोल्व नहीं हो पाया था। तो सेकंड का आप बी कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है। हेक्टर इसका आंसर है, क्योंकि 1608 में कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जो सूरत बंदरगाह पर जहांगीर के दरबार में आया वो हेक्टर नामक जहाज से आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर कब आया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो लॉर्ड क्लाइव जो है एक्चुअली में बंगाल का 2 बार गवर्नर बना। आपको याद होगा कि 1757 में, ईयर आप आंसर दीजिए, थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, उसका नेतृत्व क्लाइव ने किया था, और क्लाइव इसमें अंग्रेजों की यानी क्लाइव की जीत हुई थी। तो उसकी सफलता के कारण इस ब्रिटिश सरकार ने उसे बंगाल का गवर्नर बनाया था, बंगाल का गवर्नर बना दिया। लेकिन वो इसके बाद ब्रिटेन चला गया, और ब्रिटेन से वो एक बार पुनः फिर आया था, 2 बार आया है। तो इसका आंसर मेरे सामने अभी नहीं आया है किसी का भी, तो इसका आंसर देख लीजिए 1765 है। क्योंकि इन 1765 में जब ये आया, आपको याद भी होगा, इसने अवध का एक नवाब था जिसका नाम सुजाउदौला था, और एक मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, उन दोनों के साथ क्या किया था, इसने इलाहाबाद की संधि की थी और बंगाल में द्वैत शासन चलाया था। अब 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस नेता को अपनी योग्यता के कारण जाट जाति का प्लेटो पुकारा गया है? यानी जाटों का प्लेटो या अफलातून निम्न में किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं कराया है, वो है सूरजमल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो मिलाया गया था, जिसे उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। तो अवध के ऊपर क्या आरोप लगाया था जब उन्हें कोई बहाना नहीं मिला? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखिए ध्यान रखना है, कुशासन का आरोप उसके ऊपर लगाया गया था, वाजिद अली शाह के ऊपर, कि तुम अच्छे से शासन नहीं कर रहे हो। वाजिद अली शाह का राज्य छीन लिया गया, और 1857 का जो विद्रोह हुआ, याद कीजिए, अवध का नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की थी, क्योंकि वो अपने पुत्र बिजरिस कादिर को अवध का नवाब बनाना चाहती थी। नेक्स्ट, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? यानी भारत के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस लाया गया, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज क्वेश्चन का नंबर भी डालते रहिए।
बीना तिवारी जी क्वेश्चन का नंबर भी डालते रहिए, ऐसे पता नहीं लगता कि आप कौन से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन चलो आगे ध्यान रखना, 20 का आंसर है लॉर्ड रिपन। एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या हुआ, 1870 में एक 72 में एक नाम आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन की जो को मंजूरी की सिफारिश को स्वीकार किया था, लेकिन 1880 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन बोर्ड का गठन किया था। तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस भी कहते हैं। 6 का भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, यानी उसने जो अंतिम लड़ाई लड़ी थी झांसी की रानी ने, वो 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व करते हुए की थी। तो उस समय किसने उस विद्रोह को दबाया था, तो यहां पर ए आप कह रहे हैं और ह्यूरोज दिस राइट आंसर। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा, देखिए संभवतः आज या कल जयंती भी थी उनकी, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? चलो बिरसा मुंडा याद है, तो इसका ए आंसर है। इसको मैं बता ही देता हूं क्योंकि ये डिस्क्लोज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहां देखिए, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुई थी? कौन सा वो युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने यह सिद्ध कर दिया था, अंग्रेजों ने यह सिद्ध किया था कि हम श्रेष्ठ हैं? आज ही जयंती है, बिल्कुल मीनाक्षी रावत जी आज ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आंसर दीजिए। 9 का आंसर हंसा पंत। देखो ठीक ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है ये ध्यान रखना है। ये जो युद्ध हुआ ये 1757 में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत क्लाइव की हुई थी, लेकिन ये छल कपट की जीत थी। लेकिन बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, 1764 में, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। एक तरफ भारत के 3 शासक थे, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और एक बंगाल का पदस्थ नवाब था मीर कासिम। तो इसमें हेक्टर मुंडो की जीत हुई और यहां पर अंग्रेजों ने सिद्ध कर दिया कि हमारी सेना श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? देखिए मैंने आपको डिस्कस भी किया था, यहां 4 सिखों की 12 मिसल होती थी, उनमें कौन सी मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह? तो यहां 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सुकरचकिया, अहलूवालिया, सदवालिया और रामगढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज कोऑपरेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, समी चौहान जी, समन सिद्दकी, समन शुएब, पहले तो समन सिद्दकी लिखती थी, अब शुएब नाम भी बदल दिया है। तो 10 का आप लोग कह रहे हैं ए, और बिल्कुल राइट आंसर है सिमरन अली, बिल्कुल राइट आंसर। सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, सुकरचकिया। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? क्या अमृतसर है या लाहौर, कपूरथला या पटियाला? बहुत ही शानदार आंसर है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी बताइए। और ये आप जानते भी हैं, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की 2 राजधानियां थी, लेकिन 2 में से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? यहां दोनों का, बीना तिवारी का आंसर सी आ रहा है, शिवानी जोशी का भी सी आ रहा है, और समन आंसर भेजो। बच्चे नाराज हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, इनके साथ थोड़ी मजाक कर जाता हूं बच्चों के साथ में। बिल्कुल राइट आंसर है समन, बिल्कुल राइट, लाहौर। आपको मैं बताना चाहूंगा, लाहौर जमान शाह ने इनाम के रूप में इन्हें दी थी और लाहौर को राजधानी बनाया था। 1805 में इन्होंने भंगी मिसल से अमृतसर को छीना था और अमृतसर को रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी बनाया था, आपको याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसकी उपाधि नाना साहब थी? तो यहां नाना साहब, यहां 4 पेशवा दिए गए हैं, बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड और माधवराव। इसमें किसको हम नाना साहब कहते हैं, नाना साहब किसको कहते हैं चारों में से? और आप 12 का
ए आंसर कह रहे हैं हंसापन जी, और बिल्कुल राइट आंसर सभी का आ रहा है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव आपको याद भी होगा कि 1740 से लेकर के 61 तक ठीक इन्होंने शासन किया था, और इन्हीं के समय क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, यानी अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हुआ था, तो इन्हीं को हम नाना साहब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं, कांग्रेस के मंच से भारतीय राजकीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है 13, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूं यहां पर, तो प्लीज बताइए स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं स्क्रीनिंग के बैच में, लाइव क्लास आपकी चल रही है, और 13 का सी हंसापंत जी कह रहे हैं, हंसापंत। आप देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दीपा जी स्टूडेंट्स, स्वराज शब्द का प्रयोग देखिए, प्लीज रुक जाइए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। संगीता जी, डॉक्टर अंजू चौहान, 3 नाम मैंने यहां पर बोले हैं, और इन तीनों का ही आंसर ठीक है, भावना का भी। एक्चुअली में क्या है, ये आप भी जानते हैं, अगर किसी ने सी बोल दिया तो प्लीज उसकी ट्रैक पे चल के आपको सी नहीं बताना है। क्वेश्चन देखिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए, और रीड करने के बाद विचार करना है। इसका करेक्ट आंसर 1906 में एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। याद कीजिए, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और उन्होंने पहली बार यहां स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। हर टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस आपके साथ किया है, तो आप प्लीज कूल होकर डिसीजन लेना है, बी आंसर। निम्न में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वो कौन थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया? आपके सामने विकल्प यहां दिए गए हैं 4, जो राइट आंसर है उसको आप चूज करना है। क्या इसका आंसर हो सकता है? 14 का अंजू जी आप सी कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो परफॉर्मेंस आप मेरे सामने दे रहे हैं, कमीशन का जब पेपर आपके सामने आए, इतना ही अच्छा करना। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? आप जानते हैं कि रोलेट एक्ट को जो लाया गया था, क्यों लाया गया था, मैं आपको बता भी चुका हूं। क्या इसका आंसर होना चाहिए 15 का आंसर? आप लोग सी कह रहे हैं, खिलाफत आंदोलन का दमन करने के लिए। सी सबका आंसर आ रहा है, 2 लोगों का आया है, लेकिन वास्तव में क्या आंसर होना चाहिए? बीना तिवारी बी कह रही हैं, मीनाक्षी रावत भी बी कह रहे हैं। अब देखिए रोलेट एक्ट लाया क्यों गया था, बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी किसी भी सस्पेंसिव व्यक्ति को मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता था, और गिरफ्तार इसलिए उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी रिहाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी बिना मुकदमा चलाए। 20 का आंसर है। 16, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? क्या कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर, काकोरी या मेरठ? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर हो सकता है? काकोरी। कौन कौन सा आंसर आप कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज कॉपरेट कीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको जल्दी नहीं करनी है, बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन सुनना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? अधिकांश स्टूडेंट सी कह रहे हैं, और राइट आंसर सी है, बिल्कुल सी, बिल्कुल। इधर देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, यानी 9 अगस्त 1925, यानी सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को काकोरी स्टेशन पर सफलतापूर्वक लौटा था। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और उनमें से 4 को फांसी हुई थी। मैंने बताया था अशफाक उल्लाह अशफाक माने फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिडी डेफुर डा गोंडा में, रोशन सिंह नेफुर नैनी में, और एक चौथा बचा था राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। आप लोग इस चीज से परिचित भी हैं, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है?
याद कीजिए कौन इसका क्या इसका आंसर हो सकता है, और मैं फिर यहां पर आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इनमें से एक न्यूज़पेपर यंग इंडिया को मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, हरिजन मैंने नहीं पढ़ाया, वो आज की क्लास में होगा। और हंसा पंजी का आंसर आ रहा है, सभी का आएगा गांधी जी। आपको याद भी होगा कि 31 कल पढ़ाया था मैंने, जनवरी 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपने पत्र यंग इंडिया में 11 मांगे रखी थी। तो गांधी जी ने लिखा है, रोलेट एक्ट पारित किया गया। अब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर चेंज कर दिया गया है। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए, अब इस बार विकल्प अलग दिए गए हैं, विकल्प अलग दिए गए हैं इस बार, यहां बैठे हो। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर बी कह रहे हैं आप, और राइट आंसर वंदना जी भी आ चुकी हैं। बिल्कुल गीत, बिल्कुल बी आंसर है, क्योंकि क्रांतिकारी क्रियाकलाप जो बढ़ रहे थे उनमें कमी लाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 क्वेश्चन नंबर 19 समी चौहान जी, 19 क्या इसका आंसर हो सकता है? वंदना जी आपने 20 का सी लिख दिया है, बहुत जल्दी आपने किया है, 19 को छोड़ दिया है। तो ध्यान रखना 19 का जो आंसर आ रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद इकबाल आंसर नहीं है। और जलियांवाला जो कांड हुआ था बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। ठीक, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, प्लीज देखिए क्या एक। तो स्टूडेंट्स देखिए इन क्वेश्चनों को, अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो 1773 में आया था, सूरत ये है 1907 में सूरत अधिवेशन, बंगाल विभाजन 1905 में है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में है। तो सबसे पहले क्या हुआ है इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट ए ये हो गया, और ये सभी में दिया है। फिर दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, बंगाल विभाजन 3, बिल्कुल ठीक हो रहा है। फिर बी इसका आंसर है, फिर बी नहीं फिर डी है, तो इसका आंसर होता है बी। देखिए सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बीना तिवारी जी 22 आपने दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये आप जानते हैं कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, उसमें कांग्रेस का पार्टीशन हुआ और कांग्रेस दो दलों में बटी थी, एक नरम दल और एक गरम दल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय की बात पूछी जा रही है, और मैं आपको यहां इंडिकेट कर देता हूं, थोड़ा सा बता भी देना चाहूंगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के विरोध में हम भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक। लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन प्रॉपर सफल नहीं हुआ था, नहीं हुआ। 1911 में ब्रिटिश पीएम जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी महारानी मेरी के साथ भारत आए और उनके सम्मान में दिल्ली दरबार लगा था, और उस दिल्ली दरबार में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी। तो जॉर्ज पंचम की ओर से उस समय भारत के वायसराय हॉर्डिंग सेकंड, यानी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी इसका आंसर है, इसने घोषणा की थी, ये आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने निम्न में किसके साथ 1931 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? और मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था वो कि 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, जिसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, टीपी सप्रू और जैकर की मध्यस्थता से। तो किसके साथ किया था? 24 का आप ए कह रहे हैं, लॉर्ड इरविन, बिल्कुल राइट आंसर है लॉर्ड इरविन, यही इसका आंसर है। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं यहां पर। नेक्स्ट, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? यार मैंने अभी बता दिया आपको, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, त्रिकोणीय संघर्ष के समय किस कन्नौज पर के समय
त्रिकोणीय संघर्ष के समय कन्नौज पर किस वंश का शासन था? यानी त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ था उसमें बंगाल के पाल थे, राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार थे और दक्षिण के राष्ट्रकूट थे। तो ये तीनों जो शक्तियां थी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ रही थी। तो कन्नौज पर उस समय किस डायनेस्टी का शासन था? और मैं इंडिकेट कर देता हूं, उस के दो भाई थे, चक्रायुध और इंद्रायुध। तो किस वंश के थे? 26 का आंसर आप कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं और बी कहने वाले सिमरन अली हैं। चलो बिल्कुल राइट आंसर है समन जी, सिमरन जी, गीत खैरे जी, आयुध वंश। आयुध वंश का शासन था। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब यानी नाइट की जो उपाधि त्यागी गई थी वो किस घटना से संबंधित थी? क्या आंसर इसका हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर हो सकता है? प्लीज कोऑपरेट करेंगे। 27 का आंसर सी कह रहे हैं आप लोग, जलियांवाला कांड। बिल्कुल राइट आंसर है, राइट, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज दल का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी आपको याद भी होगा, स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ये पार्टी बनाई थी इलाहाबाद में 1923 में। तो इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या था, प्लीज बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर ए है इसका, क्योंकि स्वराज पार्टी में जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, इनका उद्देश्य वास्तव में क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में सरकार में प्रवेश करेंगे और सरकार में प्रवेश करने के बाद सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। ये इसका उद्देश्य था। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? महात्मा गांधी ने अहिंसा जो शब्द दिया है, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, इसका मतलब क्या होता है? गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस रहना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें किसी को मारना नहीं है। जैन धर्म भी कहता है कि जियो और जीने दो, हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ लोग जीव हत्या करते हैं। अशोक भी अपने फर्स्ट एडिक्ट में कहता है कि कल तक राज्य की रसोई में सैकड़ों पशु मारे जाते थे, आज केवल 3 पशु मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मर्ग यानी हिरन, और भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। अकबर ने भी कुछ विशेष दिनों पे क्या किया था? जीव हत्या का निषेध किया था। तो देखिए चारों के चारों, अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं और अकबर की बात करते हैं, तो चारों के अंदर कुछ ना कुछ समानता है और इसलिए वो महानता के कगार मतलब शिखर पे पहुंचे हैं। हंसापन जी बिल्कुल राइट आंसर है। अहिंसा क्या है? सौम्य एक शक्ति है। फिर वो कह रहा है कि कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के लिए निम्न में कौन सी तिथि निश्चित की थी? बहुत ही बेबी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसी दिन सिटीजनशिप एंड जुडिशरी को लागू किया गया, लेकिन हमने संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो हमने 2 महीने 26 जनवरी का वेट किया था उसके सम्मान में। तो राइट आंसर क्या है? बी। मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्णय का संबंध किससे है? यानी सांप्रदायिक निर्णय कल मैंने डिस्कस किया था। कम्युनल अवार्ड 26 सितंबर 1932 आपको याद भी होगा, का संबंध किससे था? कम्युनल अवार्ड, सॉरी मैंने कुछ और सोच लिया था। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। तो किससे? 31 का आप डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। सी समन सिद्दीकी जी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर समन जी। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के PM थे, ये भारत आए थे
और इन्होंने जो माइनॉरिटीज थी, ये बेसिकली दलितों को सांप्रदायिक निर्णय यानी सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए थे। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में रहते इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सकूं? बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? स्टूडेंट्स, जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस में बुद्धिजीवी लोग जुड़े थे जिन्हें मॉडरेट कहते थे। कांग्रेस की पॉलिसी में विश्वास रखते थे, वो ब्रिटिश पॉलिसी में, तो ब्रिटिशर्स को और कांग्रेसियों को कोई भी आपस में दिक्कत नहीं थी। लेकिन इससे 1905 तक आते आते कुछ उग्रवादी विचारधारा के लोग जुड़े, लाल बाल पाल, जो जिन्हें हम स्ट्रीम्स कहते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। तो ऐसे में ब्रिटिश जो सरकार थी वो कांग्रेस का विरोध करने लगी। तो यहां लॉर्ड कर्जन का एक स्टेटमेंट था, देखिए कर्जन भी दिया है। डफरिन का तो ये कहना था, डफरिन का स्टेटमेंट ये था कि कांग्रेस भारत में जो बहुसंख्यक जनता के नेतृत्व का दावा करती है वो मुझे बेबुनियाद लगता है। और कर्जन कहता है कि कांग्रेस का महल भर भरा गया है और मेरी भारत में रहते इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सकूं। तो आंसर इसका ए है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लास्ट दिए गए हैं यहां पर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब वापस लिया गया था, यानी असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करेंगे आप। बनाना भी बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? वापस लेने का पीछे रीजन था चोरी चारा कांड, जो 5 फरवरी 1922 में यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में घटना घटित हुई थी। ब्रिटिश थाने में आग लगा दी गई थी, अर्थात इस मूवमेंट ने हिंसा का रूप ले लिया और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया। कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? तो गांधी जी ने एक समझौता किया था उस समय अंबेडकर जी के साथ 26 सितंबर 1932 को, और यह समझौता मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता से हुआ था। और 14 का आंसर सी कह रहे हैं, पूना पैक्ट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ मेरे ख्याल से 34 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पेपर को देख के? ठीक, ज्योग्राफी वाले भी संभवतः कल वो भी एक पेपर लेकर आएंगे इसी तरीके से। तो अब हम आपकी यदि कोई क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। ओके, तो बच्चों कोई क्वेरीज है तो पूछ लीजिए और फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए। हाँ ठीक है, ओके, वेलकम वेलकम बेटे, वेलकम। चलो हाँ मीनाक्षी बेटे ठीक है। देखिए आपकी जो क्लास चलाई गई है, आपकी क्लास का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा गया है स्क्रीनिंग से। हर क्लास का स्क्रीनिंग के पेपर से लेवल ऊपर रहेगा, क्योंकि आप लोअर पीसीस का फॉर्म आएगा, अगर आप वो भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए अलग से आपको कोचिंग ना करनी पड़े। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स याद कीजिए कल मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था, 1937 में भारत में आम चुनाव हुए थे, और आम चुनाव जब हुए, ठीक है, सिमरन जी बाद में कॉल करना, आपका नहीं है ये जिसने बीएड किया है वो लोग देते हैं इसे। तो 1937 के जो चुनाव हुए वो 11 प्रांतों में हुए थे। 11 प्रांतों में से 8 प्रांत ऐसे थे जहां कांग्रेस को सफलता मिली। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ 1937 में। इस कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 मंथ शासन किया था, और इसमें संयुक्त प्रांत के जो सीएम थे, जिन्हें पीएम कहते थे, वो जीबी पंत को बनाया गया था। तो यहां कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय यानी कांग्रेस जहां आंदोलन करना जानती है, तो आंदोलन के साथ साथ इतनी सक्सेस है कि वो शासन करना भी जानती है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से परामर्श लिए बिना ही भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया और भारत में इमरजेंसी भी लगा दी, जिसके विरोध में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस ऑब्लिक धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। तो मैंने कोरिलेट कर दिया है टॉपिक। अब मैं लेकर चलता हूं यहां पर अगस्त प्रस्ताव। अब यहां छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे बिखरे हुए, तो मैं लेकर चलता हूं अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल, अगस्त प्रपोजल, अगस्त प्रस्ताव। स्टूडेंट्स, ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त की बात थी, 8 अगस्त 1940 को। एक्चुअली में 1940 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कांग्रेस का जो अधिवेशन है, अधिवेशन ये रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में हुआ, ये बिहार में है। और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया, इसमें कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम सरकार का साथ एक ही शर्त पर देंगे, सरकार का जो साथ है, साथ एक शर्त पर देंगे, एक शर्त पर देंगे, यदि हमें अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति दी जाए, अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति दें, बनाने की अनुमति यदि मिलती है कि अनुमति मिलती है तो हम साथ देंगे। अब स्टूडेंट्स, अंतरिम सरकार क्या होती है? देखिए, जब किसी नए देश का गठन होता है या नए स्टेट का जो गठन होता है तो उसमें जो नॉमिनेट गवर्नमेंट होती है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। आपको पता होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमने पीएम बना दिया, वल्लभ भाई पटेल को हमने डिप्टी पीएम बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने प्रेसिडेंट बना दिया और इलेक्शन नहीं हुए थे। जब उत्तराखंड राज्य बना तो यहां इलेक्शन तो नहीं हुए 2000 में, और हमने नित्यानंद स्वामी जी को सीएम बना दिया। तो जो नॉमिनेट गवर्नमेंट होती है वही है। तो उस समय वायसराय लिनलिथगो थे, ठीक है, हम उसी कंडीशन पे शर्त देंगे, लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो हैं, लिनलिथगो ने इसे स्वीकार नहीं किया और एक अन्य प्रस्ताव रख दिया। वो जो अन्य प्रस्ताव रखा उसी को हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, तो ये अगस्त प्रस्ताव में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, देखिए, कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। भारत को, मैं लिख दूं फिर समझाऊंगा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, दर्जा दे देंगे। एक युद्ध के बाद, यानी युद्ध जब समाप्त हो जाएगा के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि एक युद्ध सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे, युद्ध सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, बोर्ड का गठन करेंगे। और इसके साथ साथ वायसराय की जो वायसराय है कि जो कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। अर्थात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। इसका मतलब होता है जो बड़े पद हैं वो ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे और जो छोटे पद हैं वो भारतीयों को मिलेंगे। फिर वो कह रहा है युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी एक भविष्य का वादा कर दिया है, युद्ध में साथ दो फिर संविधान बना सकते हो। फिर वो कह रहा है कि युद्ध सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। अर्थात इन फ्यूचर यदि कोई इस तरीके की बात होती है तो आपसे भी राय ली जाएगी। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार का मतलब इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया तो अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, वो है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह। मैं उसको लेकर चलता हूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह।
व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह सत्याग्रह। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये 17 अक्टूबर 1940 को इसे गांधी जी ने चलाया था। इसे गांधी जी ने चलाया था। बच्चों, जापान और जर्मनी हमारे शत्रु नहीं है, ये ब्रिटेन और अमेरिका के शत्रु हैं। ठीक, ये सुप्रीम पावर के रूप में उभर कर आए हैं और ये जीत ही जाते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये तो दुर्भाग्य की बात थी कि अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए, जापान की हार हो गई, नहीं तो इन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका का खात्मा कर दिया था। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना चाहते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना चाहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस हमारे साथ हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं भाई हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, कृपया करके भारत पर तुम आक्रमण ना करना। तो इसकी शुरुआत गांधी जी ने पवनार आश्रम, पवनार एक आश्रम है, आश्रम महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से की थी। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें गिरफ्तारी देने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें जो पहले सत्याग्रही थे, इनका नाम विनोबा भावे था। विनोबा भावे था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया है? गांधी जी ने। कहां से चलाया है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से चलाया है। और फिर पूछ रहा है इसमें गिरफ्तार होने वाले पहले सत्याग्रही कौन है? विनोबा भावे। यहीं पर एक क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें गिरफ्तारी देने वाले पहले सत्याग्रही का नाम मोहम्मद अली था। तो गांधी जी ने चलाया और फिर इसे वापस ले लिया। तो बच्चों यहां आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ी कहानी सुना देता हूं। फिर 5 जनवरी 1941 को 1941 को इसे जेएल नेहरू ने चलाया था और दिल्ली चलो आंदोलन नाम दिया था, जिसमें 20,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। अब एक वर्ड आता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो 1943 में सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन जेएल नेहरू ने चलाया था। तो इसके बाद मैं लेकर चलता हूं मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। बहुत ध्यान से समझना है, ये आता है 1940 को। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसमें पहली बार क्या हुआ है? पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग की जा रही है स्टूडेंट्स यहां पर। और इसका जो प्रारूप ये सिकंदर हयात ने तैयार किया था। प्रारूप यानी इसको जो ड्राफ्टिंग किया है, प्रारूप सिकंदर हयात ने तैयार किया था। और इसे जो पेश किया था ये फजलुल हक ने किया था। फजलुल हक ने इसे पेश किया था। फजलुल हक ने पेश किया था। तो पहली बार पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन 1940 में हुई है। बच्चों, जो पाकिस्तान शब्द है एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र होते थे, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान जो शब्द है ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया, मैं लिख देता हूं यहां पर, PA चौधरी रहमत अली ने दिया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं तो P का मतलब होता है पंजाब। P का मतलब क्या होता है? पंजाब। K माने क्या होता है? कश्मीर। S माने सिंध होता है। तान यानी बलूचिस्तान ये होता है। तो हमने क्या काम किया? देखिए, उनको पंजाब भी दे दिया है, आधा पंजाब उनके पास है। कश्मीर तो नहीं दिया उन्हें, सिंध भी दे दिया और बलूचिस्तान भी दे दिया। तो उनके पास पाकिस्तान नहीं है, उनके पास है पास्तान। और पास्तान को पाकिस्तान बनाने के लिए वो रोज हमारे साथ लड़ाई करते हैं। रोज पास्तान है, पास्तान पाकिस्तान कब बनेगा? जब कश्मीर मिल जाएगा।
लेकिन आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और अब तो नेतृत्व भी बदल गया है। आप जानते हैं वो जमाना और था जब भारत का राज चिन्ह अशोक की लाट में बैठे हुए शेर थे, उनके चेहरे भी मुरझाए थे। लेकिन आज भारत की सत्ता शेर के हाथों में है, और जो 4 शेर पीठ सटाए बैठे हैं वो भी बहुत आक्रामक हो गए हैं। आपने देखा भी होगा, क्योंकि हमारा जो प्रतीक था अशोक की लाट के ऊपर जो 4 शेर पीठ सटाए बैठे थे, उनको थोड़ा आक्रामक भी बना दिया है। ठीक है, चलो अब बच्चों, अब मैं लेकर चलता हूं यहां पर एक नाम आता है क्रिप्स मिशन। आपने नाम भी सुना होगा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को लेकर चलता हूं मार्च 1942। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन बच्चों, देखने की बात यह है, ये जो जापान और जर्मनी है ना, ये उस हर देश पर आक्रमण कर रहा है जो जहां पर अंग्रेजों का राज है। तो देखिए, ये जो जापान है, जापान और जर्मनी, इसने सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर अधिकार कर लिया है, पर अधिकार कर लिया है, कर लिया। और अब ये जापान भारत की ओर बढ़ रहा है, भारत की ओर, और ये बढ़ रहा है। बच्चों, माफी चाहता हूं, शिक्षक आदमी है, जिसे मैंने कह दिया वो शेर आक्रामक बैठे। भारत की मिट्टी में जन्म लिया है तो राष्ट्र के लिए समर्पित होना हम लोगों का एक काम होता है। ठीक है, तो भारत के सम्मान में तो जितना बोलना चाहिए मैं तो उससे भी ज्यादा बोल जाता हूं। ठीक है, चूंकि हम सब राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। आगे देखिए, तो ये भारत की ओर बढ़ रहा है, तो जापान उन देशों पर आक्रमण कर रहा है जहां पर ब्रिटेन का कब्जा है। तो अंग्रेज तो भाग जाते हैं और ये जो देश हैं अब जापान के गुलाम हो जाते हैं। तो इनको तो जीत लिया है, अब ये भारत की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में अमेरिका, ध्यान रखना, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश क्या कह रहे हैं? ब्रिटेन से कह रहे हैं कि तुम भारत को छोड़ दो, भारत को छोड़ दो, नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा तुम्हें। लेकिन देखने की बात यह है कि ब्रिटेन सबको छोड़ सकता है, लेकिन भारत को ही छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन एंड कल्चरल एक्सप्लोटेशन किया है वो भारत का किया है। तो भारत को छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्टेफोर्ड क्रिप्स, ध्यान से समझना, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमीशन भेजा है, एक कमीशन भारत भेजा है, कमीशन भेजा। तो ये जो कमीशन है इसे क्रिप्स, देख रहे हैं ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम से था ये अध्यक्षता। ये कहता है कि युद्ध में तुम हमारा साथ दो, साथ दो, और इसके बाद तुम अपना संविधान बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, देखने की बात यह है, अभी भी वो भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य का वादा कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो भविष्य के वादे हैं, तुम कल से पहले से ही करते आ रहे हो। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक, यानी उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दे दी, चेक की संज्ञा दे दी यदि। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर दिनांकित चेक किसे कहते हैं? तो ये क्रिप्स मिशन को कहते हैं। और ये संज्ञा किसने दी थी? ये गांधी जी ने दी थी। अब गांधी जी का एक लास्ट मूवमेंट बचा है, वो है क्विक इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। उसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब मैं लेकर चलता हूं क्विक इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। बच्चों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, एक्चुअली में ये 8 अगस्त को हुआ है, 8 अगस्त 1942 को हुआ है। और ये जो है ये आजादी की अंतिम लड़ाई थी, आजादी की
आजादी की अंतिम लड़ाई थी, अंतिम अंतिम लड़ाई थी। इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसे हम अगस्त रिवॉल्यूशन या अगस्त क्रांति, इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, क्रांति भी कहते हैं, भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है, कहानी को सुनिए। अभी पहले भी बताया मैंने, ये जो जापान और जर्मनी है, इसने सिंगापुर, बर्मा और मलाया पर अधिकार कर लिया है। अब ये भारत की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने क्या किया, एक पत्र निकाला था हरिजन, अपने पत्र हरिजन में अंग्रेजों के लिए लिखा है, अंग्रेजों के लिए लिखा है कि भारत भारतीयों के लिए छोड़ जाओ, भारत भारतीयों के लिए छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, जापानियों के लिए नहीं, जापानियों के लिए नहीं, के लिए नहीं। अर्थात यदि तुम भारत में रहोगे, यदि तुम भारत में रहोगे तो जापान 100% भारत पर आक्रमण करेगा, और कर दिया है उसने शुरू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कब्जा भी कर दिया है। तो इसलिए तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम तो भागोगे यहां से, वो भगाएंगे और अब हम जापान के गुलाम हो जाएंगे। गांधी जी ने यह भी कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, तुम जाओ यहां से, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, वो जाना ही नहीं चाहते। गांधी जी ने अपनी एक वर्धा योजना पेश करते हुए कहा था, यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, भारतीयों को कह रहा है कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा दल तैयार कर दूंगा। तो बच्चों अब अंग्रेज जाना नहीं चाहते। तो अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत इस समय करने का एक रीजन यह भी था, क्योंकि ब्रिटेन की वर्ल्ड में बहुत सी कॉलोनी हैं, बहुत से देश गुलाम हैं। उन देशों की सुरक्षा के लिए जो इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश सेना थी, ये विदेश में गई हुई है, यानी भारत में सेना कम है इस समय। तो ऐसे में क्या हुआ बच्चों, 7 अगस्त की बात थी, 7 अगस्त, ध्यान से समझना, 7 अगस्त 1942 को 42 को कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन ये हुआ था मुंबई में, मुंबई में एक जगह का नाम है गवालिया टैंक, वहां पर हुआ है। और यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन पेश किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव ये JL नेहरू ने पेश किया था। नेहरू ने इसे पेश किया। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट प्रपोजल किसने क्या किया था, पेश किया है, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है। और 8 अगस्त को इसे स्वीकार कर दिया गया और लागू हुआ है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इसकी शुरुआत कब हुई है। तो 8 अगस्त को ही है, 7 अगस्त भी विकल्प दिया रहता है, लेकिन करेक्ट आंसर 8 अगस्त है। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, तो ये 8 अगस्त को है। तो सरकार ने क्या किया, 8 अगस्त की रात को आंदोलन, शुरुआत हुई। इसी समय गांधी जी ने डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा दिया था। मुझे तो लगता है कि उस दिन गांधी जी गुस्से में हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए गांधी जी को गुस्सा ही नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है, या तो हम अपने देश को आजाद कराएंगे, अन्यथा आजादी के प्रयत्न में जान दे देंगे। ठीक, इसका मतलब होता है। तो देखिए अब क्या हुआ, सरकार ने 8 अगस्त की रात्रि को ही आंदोलन को कुचलने की योजना बनाई। आंदोलन को कुचलने की योजना बना ली, कुचलने की योजना बना ली है।
और ऑपरेशन 0 आवर चलाकर, ऑपरेशन 0 आवर आवर चलाकर चलाकर बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े नेता गिरफ्तार किए गए, बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो जब बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तो आज जो आंदोलन है, आज जो आंदोलन था, आंदोलन ये नेतृत्वहीन हो गया है, नेतृत्वहीन, नेतृत्वहीन हो गया। आंदोलन क्या हो गया है? नेतृत्वहीन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किससे है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से है। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि जब लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो किस नेता को कहां पर बंदी बनाया गया था? किस नेता को कहां पर बंदी बनाया गया है? तो देखिए, इसमें एक नाम आता है JL नेहरू, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद, गांधी जी, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, नायडू। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, ठीक। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, कलाम आजाद। और एक नाम आता है यहां पर जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण। तो देखिए, नेहरू को अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा अपना उत्तराखंड वाले जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर, बांकीपुर जेल में। इन तीनों को पूना की आगा खां जेल में, पूना की आगा खां जेल, आगा खां जेल में बंदी बनाया गया था। और यहीं पर कस्तूरबा गांधी जेल में शहीद हुई थी 43 में, यहीं पर ये शहीद हो गई। अबुल कलाम आजाद, इन्हें वाकुंडा जेल, वाकुंडा। और जयप्रकाश नारायण को सेंट्रल, सेंट्रल हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में बंदी बनाया गया, यहां बंदी बनाया गया। तो आप ही इमेजिन कीजिए, जब सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तो आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो जयप्रकाश नारायण थे ये जेल से भाग गए, जेल से भाग गए, भाग गए और भूमिगत होकर इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाल ली। तो बच्चों, कांग्रेस की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन इस समय दो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। इस समय दो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इस समय नंबर 1, कांग्रेस रेडियो चैनल का संचालन शुरू हुआ था। कांग्रेस रेडियो चैनल, रेडियो चैनल का संचालन, चैनल ये चलाया गया था। बस इतना ही लिखूंगा। इसकी कहानी सुना देता हूं। आपने देखा होगा कि जो रेडियो होती है उसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है, और ट्रांजिस्टर क्या है? स्टेशन पकड़ता है। जैसे वायरलेस में बोलते हैं तो दूसरी जगह सुनाई देता है। तो ऐसे दो चैनल उषा मेहता और बाबू भाई चला रहे थे, और राम मनोहर लोहिया मुंबई में बैठकर इस पर बोलते रहते थे। ये मुंबई से मद्रास तक सुना जा सकता था। यानी जो मुंबई में बैठे हैं लोग कांग्रेसी छिपकर, तो उन्हें पता है कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। तो जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए फरार थे, तो उनके पास ट्रांजिस्टर यानी रेडियो होती थी। तो मुंबई में क्या हलचल हो रही है तो यहां से बोल देते थे, और वो आंदोलनकारियों को जो फरार थे उन्हें सुन जाता था कि भाई सरकार की ये योजना है, और वो उस स्थान को छोड़ देते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद, 4-5 महीने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय दूसरी विशेषता यह है कि समानांतर सरकार चली थी, समानांतर सरकार चली थी। सरकार 3 प्रांतों में, पैरेलल गवर्नमेंट। यानी सतारा में, सतारा महाराष्ट्र में है, एक मिदनापुर वेस्ट बंगाल है, और
एक और चलाई गई थी, चलो मैं लिख देता हूं, बलिया में। बलिया यूपी में है, बलिया में चली, एक सतारा में चली थी, सतारा में, एक मिदनापुर में चली थी, मिदनापुर। यहां समानांतर सरकार चली। यानी तुम हमें आजाद नहीं कर रहे हो, हमने अपने आप को आजाद समझ लिया है, समानांतर सरकार चली। लेकिन बच्चों ये जो सेकंड वर्ल्ड वार था, इसमें सेकंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई थी। जीत क्या हुई? जीत तो इनकी होनी नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए। जापान की हार हो गई और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। तो कुल मिला के अंग्रेजों की जीत हो गई है इसमें, और अमेरिका की। तो जब इनकी जीत हो गई, तो जो इंडिया की आर्मी थी ना, सेना, जो विश्व के अन्य हिस्सों में युद्ध कर रही थी, वो सेना भारत आ गई है। ठीक, वो भारत आ गई और इसने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया। भारत छोड़ो जो आंदोलन था, आंदोलन, इस आंदोलन को इसने कुचल दिया, कुचल दिया, यानी समाप्त हो गया। तो बच्चों अब यहां पर क्या हो रहा है? अगर गांधी जी की बात करें, सारा दोष गांधी जी के ऊपर डाला गया था। इस समय गांधी जी जब जेल से रिहा हुए, तो गांधी जी की प्रेयसी यानी कस्तूरबा गांधी और गांधी के सचिव, मैं लिख देता हूं, इस समय तक क्या हो रहा है, गांधी जी की पत्नी, पत्नी जिसका नाम कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी, और इनके निजी सचिव थे, निजी सचिव, और निजी सचिव का नाम था महादेव देसाई, महादेव देसाई। गांधी जी से बिछड़ चुके थे, गांधी जी से बिछड़, गांधी जी से बिछड़ चुके थे। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं जो क्विक इंडिया मूवमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपने नाम सुना होगा जो ये नेशनल मूवमेंट थे, इसमें एक नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजादी में सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान बहुत ही सराहनीय है। तो हमारी जो कल क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम सुभाष चंद्र बोस को लेकर चलेंगे, और नेशनल मूवमेंट आप कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं क्लास लंबी खींच दूंगा। उसमें एक टॉपिक आपका बचा है, वो है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, ठीक है। तो संभवतः कल मेरी क्लास, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं 6 बजे से रखूं, तो 7 की जगह 8 में पूरा हो जाएगा। ठीक, कल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।